हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, जो आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं वो जो है उसका टॉपिक रिलेशन है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से। हालांकि ये स्टडी नोट 1 आपका स्टडी मैट का स्टडी नोट 1 के अंदर ही कवर किया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, बट हम इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस किया था। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हम लोगों ने अभी तक इंटरमीडिएट में जो मैं बताता हूँ वो चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली कि कौन सा लॉस किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, ये बातें पड़ी। अब हमें फाइनल लेवल पे आने के बाद सर हमें क्या चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। नाउ क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पब्लिक के पास नहीं है। किसके पास है? एक प्राइवेट पर्सन के पास है। और गवर्नमेंट कहता है ऐसे केस में जो लॉसेस हैं उस कंपनी के वो सेट ऑफ किए जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, कब? देखो ध्यान से, कहता है 51% ऑफ द वोटिंग पावर शुड बी, वोटिंग पावर को मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर, शुड बी बेनिफिशियरी हेल्ड on last day of the previous year in which losses sought to be set off by the same person who hold at least 51% of the share as on the last day of the financial year in which loss was incurred. Then carry forward and set off of the losses is possible. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लो मैं एक्स लिमिटेड कंपनी की बात करता हूं, एक्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करता हूं, और इस कंपनी में मिस्टर एक्स के 60% शेयर होल्डिंग है। वो कहता है 51% ऑफ वोटिंग पावर शुड बी बेनिफिशियरी हेल्ड, कम से कम 51% होल्ड होना चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लॉस इज सॉट टू बी सेट ऑफ। और अगर मान लो मैं 2018-19 का लॉस को 2021-22 में सेट ऑफ करने जा रहा हूं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो होल्डिंग है एटलीस्ट शुड बी 51%, जो एक पर्सन की मिस्टर एक्स की जो होल्डिंग है 51% यहां पर भी होनी चाहिए और एटलीस्ट 51% यहां भी होनी चाहिए। मतलब 18-19 का लॉस 21-22 में वो सेट ऑफ तभी कर सकता है अगर उसके पास होल्डिंग मौजूद है। हां, अब यहां पर अगर वो 60% होल्डिंग में था और अब वो 9% शेयर्स बेचकर 51% होल्डिंग हो जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लॉज 51% पे ध्यान दिया है। इससे ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई? लॉसेस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कब कर सकते हैं? अगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिस्टर एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं और उसके पास मोर देन 51% शेयर होल्डिंग है, 51 या 51 से ज्यादा, तो ऐसे केस में जिस साल का लॉस को हम लोग सेट ऑफ करने जा रहे हैं, जिस साल में, उस साल में भी उसके पास 51% होल्डिंग होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। In case of a company in which public are not substantially interested other than eligible startup company, eligible startup company वो कंपनी जो स्टार्टअप कर रही है उनकी बात नहीं हो रही। eligible startup आप लोग जानते हो, बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट उनको मोटिवेट कर रही है एलिजिबल स्टार्टअप्स को, जिनके पास पैसा नहीं होता बट हाँ अच्छा आइडिया होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी नया चीज़ कुछ इनोवेट कर रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी में नाम दिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला उनके लिए ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। पूरा पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, यानी प्राइवेट कंपनी अदर देन एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी रेफर्ड बिलो, ठीक है हम लोग पढ़ने वाले हैं। नो लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि जहां पे प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, अगर उनकी होल्डिंग 51% से कम है, देन वो लॉस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। लिखा है ना, नो लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अनलेस एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी आर बेनिफिशियली हेल्ड। हाँ जी, किसके पास? बाय द सेम पर्सन हु हेल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लॉस वॉज इंकर्ड। बेटा ये बात हो रही है, मान लो 18-19 वो ईयर था जिस ईयर में लॉस इंकर हुआ था, 2021 वो ईयर है जिस ईयर में हम लोग लॉस को क्या करने जा रहे हैं? सेट ऑफ करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहता है कि आपके पास एटलीस्ट 51% होल्डिंग होनी चाहिए एक बेनिफिशियरी होल्डर के पास, किसी एक बेनिफिशियरी होल्डर के पास। और प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा होता है ना, प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा होता है, बट एटलीस्ट 51% होल्डिंग होनी चाहिए। ओके सर,
एलिजिबल स्टार्टअप को भूल गए। अच्छा, इसमें यहाँ पे टैक्स पॉइंट में देखो क्या लिखा है, लॉसेज अंडर द हेड कैपिटल गेन में लिखा है सेक्शन 79 अप्लाइज टू ऑल लॉसेज इंक्लूडिंग लॉसेज अंडर द हेड कैपिटल गेन। और आप लोग तो जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद, हाँ जी बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वेयर एज शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ विद किसके साथ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो हाँ या ना। यस सर। सर यहां पे उन्होंने ये बात बोल दी है कि सेक्शन 79 अगर उस कंपनी का कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस होगा तो वो भी सेक्शन 79 के हिसाब से सेट ऑफ होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें वो 51% वाले क्लॉज का ध्यान रखना है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में 51% मैटर ही नहीं करता। क्या कह रहा हूं, 51% मैटर ही नहीं करता। गवर्नमेंट ने कह दिया 51% मैटर ही नहीं करता। अब यहां पर 50% है, 20% है, 10% अगर कुछ अनएब्जॉर्ब पड़ा हुआ है कंपनी का तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी गवर्नमेंट ने किसको बोला, गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी बोला जो अपने क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज के साथ नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं और नई चीज लेके आते हैं। जैसे कि ओला हो गया, ओला कंपनी वाज अ एलिजिबल स्टार्टअप, ओला हो गया, उबर हो गया, या फिर अगर मैं कह दूं जोमैटो हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजिबल स्टार्टअप कंपनीज। ठीक है, ओयो हो गया, ओयो रूम्स। तो इस तरीके से एलिजिबल स्टार्टअप कंपनीज को गवर्नमेंट अपनी टेक्नोलॉजी को उनको एंकरेज करती है और गवर्नमेंट कहती है उनके लिए कि इन द केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, द लॉस इंकर्ड इन एनी ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इफ। यहां पर भी इफ लगा दिया, बट ये बात क्लियर है 51% वाला क्लॉज इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आगे देखो लिखा है if all the shareholders of such company who held shares carrying voting power on the last day of the year in which loss was incurred continue to hold these shares on the last day of such previous year। now ये थोड़ी सी तगड़ी रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट ने बोला शेयर होल्डर वही होने चाहिए जो पहले थे और उन्होंने उतने ही शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। मतलब जब लॉस हुआ था उतने शेयर्स जब होल्ड करके रखे थे, मान लो एक्स कंपनी ने XYZ लिमिटेड है, मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, X ने 50% होल्डिंग कर रखी है, Y ने 30% होल्डिंग कर रखी है, Z ने 20% होल्डिंग कर रखी है। तीन लोग हैं जो कंपनी में होल्डिंग रखते हैं। अब ये 50, 30, 20 वाले जो होल्डर्स हैं, ऑल द शेयर ऑफ सच कंपनी, मान लो ये तीन, who held shares carrying voting power as on the last day of the year in which loss was incurred, जिस ईयर में लॉस हुआ था, मान लो 18, 19 में लॉस हुआ था, ठीक है, इन विच लॉस वाज इंकर, कंटिन्यू टू होल्ड दी शेयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द सच प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हम लॉस को क्या करने वाले हैं, सेट ऑफ करने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं लॉस को सेट ऑफ करने वाला हूं 2020-21 में, तो मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि 2020-21 में भी इसके पास 50% शेयर्स हैं, वाई के पास 30% शेयर्स हैं, जेड के पास 20% शेयर्स हैं। ये एक कंडीशन हो गई। नंबर 2, सच लॉस हैज बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अब कह रहा है ये वाला बेनिफिट भी हम तब देंगे जब लॉस पहले 7 सालों में होगा, यानी अगर लॉस 7 सालों के बाद होगा तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा सर 7 साल के बाद होगा तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा? बेटे ऐसे केस में आफ्टर 7 years वो लोग नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, यानी उसके बाद उनको 51% वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी सेक्शन 79 लग जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई बात? एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी को पहले 7 साल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको इस तरीके का बेनिफिट मिल जाएगा, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट आपको इन बातों का ध्यान देना है। 51% होल्डिंग वाला कोई क्लॉज नहीं है। अब आफ्टर 7 years 51% क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 7 साल में जो लॉस होगा वो तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 7 साल के बाद 51% वाला सेक्शन 79 एप्लीकेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर हमें 51% को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लिखा है ना, हाउएवर चेंज इन द शेयर होल्डिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजन शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर मेरी होल्डिंग 51% से कम हो जाती है क्योंकि मैंने कुछ शेयर्स बेच दिए हैं या कुछ शेयर्स किसी भी कारण मैंने कम हो गए, मेरे होल्डिंग कम हो गई, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम सेक्शन 79 को
जारी रखेंगे, हम उसको नहीं हटाएंगे। मतलब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। समझ में आ गई बात? अब वो कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर शेयर होल्डिंग चेंज होना इज नॉट द रीजन, ठीक है, कि हम लोग आपको लॉस को सेट ऑफ करने नहीं देंगे। पहला, ट्रांसफर टू ड्यू टू डेथ। अगर डेथ होने के कारण की वजह से वेयर अ चेंज इन द सेड वोटिंग पावर टेक्स प्लेस इन द प्रीवियस ईयर कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर। अगर एक शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है और शेयर होल्डर की डेथ होने की वजह से उसके जो पावर है, इसकी जो शेयर होल्डिंग राइट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हम, क्योंकि वो शेयर होल्डर, देखो हुआ क्या, फादर की डेथ हो जाती है तो बेटे को या उसकी वाइफ को वो शेयर्स का हिस्सा, शेयर्स के राइट्स मिल जाते हैं। अब मान लो बेटे को मिल गया, शेयर के राइट्स बेटे को दे दिए गए, तो ऐसे केस में सेल तो हो गया ना, ट्रांसफर तो हो गया, सेल नहीं ट्रांसफर तो हो गया। तो गवर्नमेंट की नजरों में ये भी होगा सर ये तो ट्रांसफर हो गया और वो जो ओनर था 51% होल्डिंग वाला वो तो अब रहा नहीं, तो ऐसे केस में लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला कर सकते हैं। नंबर 2, ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट। अगर मैं गिफ्ट कर दूं कुछ शेयर्स किसी और को, किसी रिलेटिव को, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप शेयर्स को गिफ्ट कर देते हो तो 51% से कम भी हो जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। बट हाँ, आपको अपने गिफ्ट जो देना है वो किसको देना है? किसी रिलेटिव को देना है। रिलेटिव में कौन आते हैं? जब भी कहीं रिलेटिव में के बारे में कुछ ना लिखा हो तो रिलेटिव की डेफिनेशन शुड बी वो डेफिनेशन जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। मतलब उसमें कौन आता है? उसमें स्पाउस आते हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर्स आते हैं। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? और यहां पर ये बात की गई है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अमेलगमेशन और डीमर्जर ऑफ द फॉरेन कंपनीज। कहता है अगर कोई फॉरेन कंपनी अमेलगमेट हो जाती है या फॉरेन कंपनी डीमर्ज हो जाती है, जैसे कि अमेलगमेट कैसे हो सकती है? एक फॉरेन कंपनी वोडाफोन, एक इंडियन कंपनी आइडिया, इसके साथ क्या हो गई? अमेलगमेट हो गई और एक नई कंपनी फॉर्म हो गई, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, है कि नहीं? लेकिन एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्जर। नाउ हुआ ये कि मान लो मेरे पास आइडिया के 55% शेयर होल्डिंग थे। आइडिया के कितने परसेंट शेयर होल्डिंग थे? 55% शेयर होल्डिंग थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, ये दोनों की बात जब हो रही है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि प्राइवेट होनी चाहिए कंपनी, हालांकि दोनों की दोनों पब्लिक कंपनी है। चलो, मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट है ये बताने के लिए कि कैसे वो ये कहना चाहते हैं। तो मान लो 55% होल्डिंग मेरी आइडिया के अंदर है और जैसे ही वोडाफोन आइडिया मर्ज हो जाती है तो कैपिटल नेटवर्थ बढ़ जाता है, तो मेरी होल्डिंग 55% ना रहकर अब मेरी होल्डिंग सिर्फ 40% रह गई है न्यू कंपनी के शेयर होल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से। तो मेरी होल्डिंग 55 से घट के 40 हो गई है। मैंने कोई शेयर बेचे नहीं है, बट अमेलगमेशन की वजह से मेरे होल्डिंग राइट्स क्या हो गए हैं? कम। आप समझ गए ना? मेरे होल्डिंग राइट्स कम हो गए क्योंकि वोडाफोन के भी तो शेयर होल्डर्स इसके अंदर ऐड हो गए, आइडिया के भी शेयर होल्डर्स इसके अंदर ऐड हो गए। तो जो नंबर ऑफ जो भी शेयर्स हैं, जो भी शेयर की वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कर देंगे तो जो परसेंटेज है आपके राइट्स, जो ओनरशिप राइट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और ऐसे केस में क्या लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट क्लियर करती है, कह रहा है एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ एनी इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, यानी मान लेते हैं कि किसी आइडिया कंपनी को जो होल्डिंग है वो कोई फॉरेन कंपनी कर रही है, लिखा एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ एनी इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, कोई XYZ जो फॉरेन कंपनी है, एज अ रिजल्ट ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्जर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। एक अमेलगमेशन डीमर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी की वजह से उसकी जो शेयर होल्डिंग राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। देन इसमें ये लिखा गया है दैट इट कंटिन्यूज टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। इसका मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर जरूर हो, पहले भी थे अब भी हो, बट ऑब्वियसली आपका शेयर डाउन हो गया। बट यहाँ पर गवर्नमेंट इस रीजन को इग्नोर कर देती है और कहता है कि यहाँ पर भी आप अपने पुराने लॉसेस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं जहां पर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट क्लियरली कहती है अमेलगमेशन या डीमर्जर की सिचुएशन में अगर किसी फॉरेन कंपनी के साथ अमेलगमेशन होता है या फॉरेन कंपनी डीमर्ज हो जाती है, ठीक है, और आपका किसके साथ डीमर्जर होता है, अमेलगमेशन होता है? इंडियन कंपनी के साथ, और आपका शेयर जो था वो इंडियन कंपनी में था
और इंडियन कंपनी जो है वो एक सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, ऐसे केस में गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि 51% जो एज अ रिजल्ट ऑफ अमेलगमेशन डीमर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 51% शेयर होल्डर्स ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी continues to be the shareholder of amalgamated company or the resulting foreign company। ठीक है, यानी रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी बेसिकली डीमर्जर की बात कर रहा है। ये जब डीमर्ज होता है कोई कंपनी तो वो 2 हिस्सों में बट जाता है या 3 हिस्सों में बट जाता है, इसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी, और इसको क्या बोलते हैं, डीमर्जिंग कंपनी। ये होती है रिजल्टिंग कंपनी। अब रिजल्टिंग कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, कह रहा है या तो रिजल्टिंग कंपनी के अंदर भी उतनी ही होल्डिंग होनी चाहिए थी जितनी डीमर्जिंग कंपनी में थी, या फिर अमेलगमेटिंग कंपनी भी उतनी होल्डिंग होनी चाहिए जितनी अमेलगमेटेड कंपनी के अंदर है। अब यहां पर 51% शेयर होल्डर्स ऑफ द अमेलगमेटिंग और डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर ऑफ अमेलगमेटेड और द रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। आप शेयर होल्डर होने जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है कि 51% ही हो, बट लिखा है दैट 51% शेयर होल्डर ऑफ द अमेलगमेटिंग और डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी continues to be the shareholder of amalgamated or resulting foreign company। आप शेयर होल्डर हो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे केस में कि आप 51% ही होल्डिंग हो। 3 चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र ड्यू टू डेथ, डेथ के रीज़न की वजह से अगर आपका शेयर होल्डिंग राइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और को तो गवर्नमेंट कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉसेस स्टिल कैन कैरी फॉरवर्ड। ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ गिफ्ट, अगर गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है तो अगेन गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉसेस कैन स्टिल कैरी फॉरवर्ड। अमेलगमेशन या डीमर्जर की वजह से किसी की होल्डिंग कम हो जाती है, अमेलगमेशन और डीमर्जर किसी फॉरेन कंपनी की, तो ऐसे केस में आपकी होल्डिंग कम हो जाती है और वो लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट की नज़र में ये आता है 51% से कम हो गई, तो ऐसे केस में नई कंपनी में आप शेयर होल्डर होना ज़रूरी है। हाँ, ओल्ड कंपनी में आपके 51% से ज़्यादा होल्डिंग थी, नई कंपनी में आपके अगर शेयर होल्डर हो तो गवर्नमेंट कहता है आप लॉसेस को स्टिल कैन बी कैरी फॉरवर्ड, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट गवर्नमेंट बोलता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो बेसिकली एक नया ये कोड है जो गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जितने भी लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट होने के बाद पैसे नहीं चुकाते हैं, तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए। इंसॉल्वेंट हो गया तो कैसे उसको उसके जो बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, उधार वाले लोग होते हैं, उनको पैसे वापस करने हैं तो कैसे करना है। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC ये बात बताई गई है, और इसके लिए IBC 2016 में निकाला गया था। और जब भी ऐसा हो कि शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है IBC कानून की वजह से, अगर ऐसा है तो सो वेयर देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग इज टेक प्लेस परसुएंट टू रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर IBC। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि IBC कोड के हिसाब से अगर आपका जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उस कंपनी को शेयर होल्डर को ज़बरदस्ती की गई है कि आपको शेयर होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, आपको बेचने पड़ेंगे शेयर्स, तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर IBC के रिजोल्यूशन की वजह से आपको शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं और आपकी होल्डिंग कम हो जाती है तो गवर्नमेंट कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लॉसेस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, क्योंकि ये तो हमने ही कहा है ना आपको। लास्ट है डिस्ट्रेस्ड कंपनी। गवर्नमेंट कहता है अगर आप डिस्ट्रेस्ड कंपनी कैटेगरी में आ जाते हो तो गवर्नमेंट कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लॉसेस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी एंड द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी। गवर्नमेंट कह रहा है कि इस जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी है, जो कंपनी ऑलरेडी बहुत लॉसेस में चल रही है, डेट में चल रही है, उस डिस्ट्रेस्ड कंपनी को हम इतना हेल्प कर सकते हैं कि वो लोग आगे आने वाले टाइम में लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उस केस में 51% होल्डिंग होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे शेयर होल्डिंग बेच के चले जाएंगे क्योंकि कंपनी लॉसेस में जा रही है। सो द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। उसकी सब्सिडरी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, होल्डिंग कंपनी में भी एप्लीकेबल, सब्सिडरी की भी जो सब्सिडरी है इसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ना ही इसके लॉसेस पर ये एप्लीकेबल है 51% होल्डिंग, ना इसके लॉसेस पर और ना इसी के होल्डिंग वाली। समझ में आ गया? कह रहा है वेयर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT on an application moved by central government under section 241 of the Companies Act 2013 has suspended the board of directors of such company and has appointed new directors nominated by central government of the said act। तो गवर्नमेंट ने बोला NCLT on an application moved by central government under section 241 of the Companies Act has suspended the board of directors। अगर ये कारण रहा, अगर इस कारण की वजह से कंपनी को डिस्ट्रेस घोषित किया गया
और डिस्ट्रेस घोषित करने के बाद गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ऐसे केस में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया ऑफ सच कंपनी एंड हैज अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में हम आपको ये हेल्प करते हैं कि आप पिछले लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। A change in shareholding of such company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary has taken place in the previous year pursuant to a resolution plan approved by tribunal under section 242 after affording a reasonable opportunity of being heard to the jurisdiction principle of commissioner। तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दी कि शेयर होल्डिंग अगर इस केस में कम हो जाए, शेयर होल्डिंग अगर इस केस में कम हो जाए, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके निकाल दिए गए और बहुत सारे लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने शेयर्स बेच दिए, और ऐसे केस में इस रेजोल्यूशन प्लान, जो ट्रिब्यूनल ने जो रेजोल्यूशन प्लान निकाला है, उसकी वजह से जो शेयर होल्डिंग लोगों की कम हो गई है, तो गवर्नमेंट कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम स्टिल आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। सो आपको याद क्या रखने की जरूरत है, एक्सेप्शंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर ये 51% वाली कैटेगरी अप्लाई नहीं होती। चलो एक एलिजिबल स्टार्टअप की बात करें तो वहां पर भी अप्लाई नहीं होती देखा जाए तो। अब एक्सेप्शंस में पहला, ट्रांसफर ड्यू टू डेथ। अगर डेथ की वजह से ट्रांसफर होता है तो ये 51% वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 2, ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट। नंबर 3, अमेलगमेशन डीमर्जर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। नंबर 4, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। नंबर 5, डिस्ट्रेस्ड कंपनी। डिस्ट्रेस्ड कंपनी वो कंपनी जिसके एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या करता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर देता है और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और ऐसे केस में जो भी शेयर होल्डिंग कम होती है तो गवर्नमेंट कहता है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लॉसेस कैन बी स्टिल कैरी फॉरवर्ड। समझ में आ गया? ये छोटा सा पॉइंट था बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। Illustration 2, following are the details of X Private Limited. Determine the brought forward loss available for set off during the previous year 1920 relevant to the assessment year 2021. So हुआ क्या, आपके पास 18-19 में बिजनेस लॉस था 12 लाख रुपए का, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था 2 लाख रुपए का। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स, आपको पिछले साल की शेयर होल्डर्स की डिटेल्स दे दी हैं जिस साल में लॉस हुआ है। ये आपको लॉस हुआ है ना 12 लाख का, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। ए का 30%, बी का 25%, सी का 20%, डी का 25%। ओके, प्रीवियस ईयर 1920 में बिजनेस प्रॉफिट 25 लाख रुपए था बिफोर एडजस्टिंग द बॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन। द डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स वर 30, 25, 20, 25। तो यही शेयर होल्डिंग राइट्स हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो सी के पास तो 20% है, डी के पास भी 25% है, बट ए और बी जो थे पहले वो अपने शेयर्स को बेच के ई और एफ को बेच गए हैं और टोटल शेयर्स 55% होल्डिंग बेच गए हैं, ए और बी, और अब वो शेयर होल्डर्स नहीं रहे। नाउ हाउ शैल यू व्यू दिस डिफरेंस, हाउ शैल यू व्यू विल डिफर इफ मिस्टर बी हैज गिफ्टेड द शेयर्स टू मिस्टर एफ अ रिलेटिव। तो उन्होंने एक तो आंसर पूछा नॉर्मल, और फिर वो बोल रहे हैं अगर बी रिलेटिव को देता तो क्या होता, अगर वो बी का रिलेटिव होता तो। As per section 79, in case of company in which public are not substantially interested, no loss shall be carried forward and set off against the income of the previous year unless at least 51% of the voting power of the company are beneficially held by the same person who held at least 51% of the shareholding of the last day of the financial year in which loss was incurred. However, the said provision is not applicable in case of unabsorbed depreciation. तो हम unabsorbed depreciation को तो carry forward हर हाल में कर ही सकते हैं। Since in the given case, shareholding 51% share as on 31 March 2019, the last day of the previous year in which loss has been incurred, and 31st March 2020 are not beneficially held by the same person, hence such loss shall not be allowed for set off at the income of the previous year 1920। बेटा जरूरी नहीं है किसी एक, अगर किसी दो बंदों का भी मिला के 50% से ज्यादा 51% होल्डिंग होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक की बात हो रही है। ए एंड बी मिला के 55% होल्डिंग बनते हैं, और यही लोग अगर यहां पर होते तो हमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहां पर इन्होंने क्या किया, ए ने अपने शेयर ई को बेच दिए और बी ने अपने शेयर एफ को बेच दिए, और अगर इनकी होल्डिंग देखी जाए तो ये सिर्फ होल्डिंग 20 और 25 यानी 45% है, जो कि 51% से कम है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया कि यहां पर हम आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, thus no brought forward business loss can be set off, however unabsorbed depreciation of 2 lakh can be set off, business income of 1920, then the business income of the assessment year 2021। तो अब मेरे पास बिजनेस इनकम जो 2021 में आई थी 25 आई थी, 25 में से मैं 2 लाख को सेट ऑफ करके 23 लाख रुपए टैक्सेबल कर दूंगा। ये है मेरा आंसर। इफ मिस्टर बी हैड गिफ्टेड द शेयर्स टू मिस्टर एफ, अगर मिस्टर बी ने मिस्टर एफ को गिफ्ट किए होते शेयर्स तो क्या होता, तो ये होता कि
अगर मैं ध्यान से देखूं तो मिस्टर बी ने अगर एफ को गिफ्ट किए होते तो 25, 20 और 25 60 नहीं 70% शेयर्स हो गए, और 70% शेयर्स ही सेम पर्सन रहा, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेप्शंस में कैटेगराइज करते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ कर देता, यानी पूरे 12 लाख रुपए और 2 लाख 14 लाख रुपए में सेट ऑफ कर देता 25 में से, और मेरा आंसर हो जाता, लिखा ना 12 लाख का लॉस विल बी सेट ऑफ विद द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है जी, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, मेरा आंसर हो जाता 25 लाख माइनस 12 लाख माइनस 2 लाख, तो मेरा आंसर हो जाता 11 लाख रुपए। ठीक है जी एवरीवन।